हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम अपने एमसीक्यूज को स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और नए मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं। तो अभी रुचि नेगी और पीयूष वर्मा ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम। मार्किंग स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो आपको मोर देन इक्वल टू 6 जो है वो स्कोर करना होता है, 60% से ज़्यादा, और लेस देन 6 अगर स्कोर होता है तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। The first question is about NIIO, that is Naval Innovation and Indigenization Organization। तो NIIO के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। रिसेंटली ये न्यूज़ में थी, इसको डिस्कस करेंगे। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज एनविसाज्ड इन DAP 20 ड्राफ्ट डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 में इसके बारे में बात करी गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है इट हैज़ 2 टायर्ड स्ट्रक्चर, इसका 2 टायर का स्ट्रक्चर है, ये भी हो सकता है। स्वावलंबन इज अ कंपेंडियम ऑफ इंडिजनाइजेशन विच इज रिलीज रिसेंटली। तो स्वावलंबन करके एक कंपेंडियम जो है जो कि इंडिजनाइजेशन की बात करता है उसको भी रिसेंटली रिलीज किया गया। सोचिए, चलिए देखिए जो NIIO है दैट इज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इट हैज़ अ 3 टायर्ड स्ट्रक्चर, 3 टायर का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर पहला है नेवल टेक्नोलॉजी एक्सलरेशन की बात करी जाती है, फिर इसके अंदर एक वर्किंग ग्रुप है जो कि NTAC के साथ काम करता है। देन वी हैव TDAC दैट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सलरेशन सेल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इसके अंदर स्ट्रक्चर्स जो है बनाए गए हैं। NTAC जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन इन 2 लेवल के ऊपर काम करता है। अब वर्किंग ग्रुप जो है ये NTAC के अंडर काम करता है और वेरियस प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। देन वी हैव TDAC दैट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सलरेशन सेल। ये जो है क्रिएट किया गया है ताकि वेरियस जो डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, उस जो अमर्जिंग डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी होती है उसको कैसे इंटैक्ट किया जाए और कैसे एक्सेलरेट किया जाए, ये बेसिक काम है इसका। तो चलिए पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या इसके बारे में बात करी गई थी DAP 20 के बारे में? यस, तब कहा गया था कि DAP 20 के टाइम पर कि इसको हम लेके आने वाले हैं। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। और पीछे मैंने अभी आपको बताया कि 2 टायर स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज अ 3 टायर स्ट्रक्चर। इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। स्वावलंबन एक कंपेंडियम था जिसके बारे में बात करी गई थी कि कैसे हम इंडिया के अंदर इंडिजनाइजेशन जो है वो ला सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी है वो भी करेक्ट हो जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है मालदीव्स के बारे में। रिसेंटली मालदीव्स को लेके न्यूज़ थी, क्या थी वो भी डिस्कस करेंगे। बट पहले यहाँ पे मालदीव्स के ऊपर 2 स्टेटमेंट दे रखी है। एक पहली जो स्टेटमेंट है वो मैप रिलेटेड है। इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ विज़ावी इंडिया। इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये लोकेट करता है। अगर आपने मैप में इसकी लोकेशन देखी है तो इसका आप आंसर कर पाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट कहती है इंडिया इज हेल्पिंग माले इन ग्रेटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। एक ग्रेटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के ऊपर माले काम कर रहा है, दैट इज मालदीव्स काम कर रहा है, उसको इंडिया जो है हेल्प कर रहा है इसके अंदर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इंडिया जो है एक 6.7 किलोमीटर का एक ब्रिज का प्रोजेक्ट है जो कि माले को कनेक्ट करेगा एक इंडस्ट्रियल जोन से, उसको बनाने में इंडिया जो है हेल्प कर रहा है। इसके साथ साथ एक रेगुलर कार्गो फेरी सर्विस जो है ये भी इंडिया और मालदीव्स के बीच में स्टार्ट करी जा रही है। और पीपल टू पीपल टाइज जो है दोनों कंट्रीज के बीच में वो सस्टेन और प्रमोट करने के लिए भी बात करी जा रही है, क्योंकि चाइना जो है काफ़ी सारी इंडियन ओशन की जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप जो है, बॉन्ड जो है इंक्रीज कर रहा है, वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज कर रहा है। तो हमें भी जो हमारा इंडियन ओशन है उसके अंदर जो वेरियस कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हों, इसके ऊपर कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते रहने चाहिए। चलिए एक बार लोकेशन देख लेते हैं मालदीव्स की, माले की। तो यहाँ पे इंडिया है और ये इसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लोकेट करते हैं मालदीव्स, इंडियन ओशन के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है। सेकंड तो मैंने आपको बता ही दिया कि माले के साथ हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एक क्रेडिट लाइन जो है वो भी उनको प्रोवाइड करी गई है ताकि वेरियस इंडस्ट्रियल जोन से जो मालदीव्स है वो अपने आप को कनेक्ट कर पाए। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो बात करता है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट के बारे में बात करें। कल भी इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था, बट कुछ चीजें ऐसी है जो नई हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। पहली कहती है फेसलेस अपील इज वन ऑफ द बेसिक टेनेंट ऑफ द सिस्टम। फेसलेस अपील जो है वो इसका एक मूल सिद्धांत है, मे बी। Second, the faceless feature will boost confidence in taxpayers and assured him of fair and rational behavior. Faceless feature जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया उससे टैक्स पेयर का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, साथ में ही उसको ये चीज रहेगी कि फेयर एंड रैशनल बिहेवियर जो है वो उसको दिखाया जा रहा है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए देखिए, कल हमने दो फीचर्स के बारे में बात करी थी, हमने फेसलेस अपील के बारे में बात नहीं करी थी। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर को हमने कल के क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया था। यहाँ पे फेसलेस अपील का जो फीचर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया है। तो फेसलेस अपील क्या इसका एक फीचर है? यस, पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। फेसलेस असेसमेंट एंड टैक्स पेयर चार्टर्स के बारे में हमने कल बात करी थी। इससे होगा क्या, बेसिकली जो कॉन्फिडेंस है टैक्स पेयर्स का वो इंक्रीज होगा, क्योंकि अब उसे, आपको पता है कि मान लीजिए एक टैक्स पेयर है, आप ही है मान लीजिए, आपको ऑफिस में टैक्स पेयर के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, उनके ऑफिसर से बात करने की जरूरत नहीं है, अपील भी जो होगी उसके लिए भी इंटरैक्शन करने की जरूरत नहीं है, जो अपील भी होगी वो भी फेसलेस रहेगी, और इसी वजह से किसी भी तरीके का प्रेजुडिस जो होगा वो नहीं किया जा सकेगा आपके अगेंस्ट में। मान लीजिए आपका जो जहां पे आपको अपील करनी है वहां के ऑफिसर्स के साथ आपके अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि एक फेसलेस प्लेटफॉर्म है अपील करने का, तो वहां पे जो स्टीरियोटाइपिंग होती है, जो प्रेजुडिसेस होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सिटीजन्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया में 25 सितंबर से, दैट इज जो दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थ एनिवर्सरी है, ये सब फैसिलिटीज जो है स्टार्ट हो जाएगी, फेसलेस अपील जो है वो करी जा सकेगी। आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इजराइल के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरब कंट्रीज हैव डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल। अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर अरब कंट्री ने इजराइल के साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको स्टार्ट किया है, इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि काफी कम कंट्रीज ऐसी हैं अरब नेशंस के अंदर जिसके इजराइल के साथ काफी अच्छे रिलेशन हो या फिर डिप्लोमेटिक टाइज हो। तो यहाँ पे रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके एफर्ट्स की वजह से एक नई कंट्री आई है जो कि इजराइल के साथ, जिसने अभी डिप्लोमेटिक टाइज जो स्टार्ट करी है। आपको बताना है कि अभी तक कौन कौन सी ऐसी अरब कंट्रीज हैं, अरब नेशंस हैं जिनके इजराइल के साथ ये डिप्लोमेटिक टाइज हैं। क्या यूएई के हैं? व्हाट अबाउट सऊदी अरेबिया, कुवैत? सोचिए। चलिए देखिए, 3 ऐसी कंट्रीज हैं अरब नेशन के अंदर जिनके टाइज हैं किसके साथ? इजराइल के साथ, जिसमें है यूएई, जॉर्डन एंड इजिप्ट। तो यहाँ पे ना सऊदी अरेबिया है ना ही कुवैत है, सिर्फ यूएई है। आंसर आपका हो जाएगा ए। अभी यूएई ने रिसेंटली, जो कि एक पहली गल्फ अरब कंट्री बन गई है और तीसरी अरब नेशन बन गई है जिसने डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ स्टैब्लिश करे हैं, वो भी किसकी हेल्प की वजह से? क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं इंटरवीन किया गया था अमेरिका के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो यूएई इज द न्यू एंट्रेंट इन दिस ब्लॉक। यहाँ पे एक बार लोकेशन देख लीजिए, तो यहाँ पे इजराइल है, जॉर्डन और ये वेस्ट बैंक है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इजिप्ट ने 1979 में डिप्लोमेटिक टाइज जो थी वो स्टार्ट किए थे, और जॉर्डन ने ये टाइज 1984 में स्टार्ट किए थे, जब इजराइल ने कहा था, जो ये रीजन है वेस्ट बैंक का रीजन, जो कि सैंडविच की तरह है, बीच में जॉर्डन एक साइड है और दूसरी साइड इजराइल है, यहाँ पर वो एनेक्सेशन जो है वो नहीं करेगा। तो इसके बाद जॉर्डन ने अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज थे वो इजराइल के साथ स्टार्ट कर दिए थे, और अभी यूएई ने कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टच द बॉर्डर ऑफ यूएई। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है न्यूज में था, इसी वजह से इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि हम मैप पे देखने वाले हैं। बट कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो यूएई के साथ अपना बॉर्डर जो है वो लगाती हैं? ओमान, सऊदी अरेबिया, येमन, कुवैत। सोचिए किस कंट्री का जो बॉर्डर है वो यूएई के साथ टच होता है। चलिए तो यहां पे एक बार मैप पे देख लेते हैं, यूएई, और यहाँ पे ओमान टच कर रहे हैं, पीछे सऊदी अरेबिया है, कतर जो है वो टच नहीं कर रहा है, ऊपर कुवैत तो वैसे ही नहीं कर रहा है, और येमन भी नहीं कर रहा है। तो 2 कंट्रीज कौन कौन सी है हमारी? ओमान एंड सऊदी अरेबिया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बी। और यूएई जो है बेसिकली अब इसको एक तरीके से टॉलरेंट कंट्री के तौर पे देखा जा रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, क्योंकि अभी रिसेंटली इजराइल के साथ जो इसने इनिशिएटिव लिया है उसकी वजह से। और इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि इवन दो ऑटोक्रेटिक रूलर्स हैं यहाँ पर, फिर भी जो इनका स्टांस है वो काफी टॉलरेंट है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सार्थक के बारे में पूछ रहे हैं कि सार्थक क्या है? यूएवी ड्रोन है, किसी तरीके का ड्रोन है क्या ये, या फिर एयर टू एयर कोई मिसाइल है, इंडियन कोस्ट गार्ड का कोई शिप है, या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, कोई एलसीए है? सोचिए। चलिए तो सार्थक इज द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। तो अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है। गोवा शिपयार्ड ने इसे बनाया है। 4th इन द सीरीज ऑफ 5 ओपीवीज। तो हमारे जो 5 ओपीवीज हमें चाहिए थे उसमें से ये चौथा है।
ओपीवी की फुल फॉर्म क्या बताइएगा, बहुत बार हमने न्यूज़पेपर में ये पढ़ते रहते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जो हैं इसके अंदर लगाए गए हैं, तो इंडिजिनस है पूरी तरीके से। इसके अलावा 2 इंजन हेलीकॉप्टर जो होंगे वो इसके ऊपर लगा पाएंगे, हम रख पाएंगे, और हाई स्पीड बोट्स भी जो होंगी वो इसके ऊपर हम रख पाएंगे। तो 4 हाई स्पीड बोट्स और 1 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट जो है वो इसके ऊपर हम रख सकते हैं, इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये इसकी कैपेसिटी है। सार्थक नाम ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूछ रहा है एब्सिसिक एसिड के बारे में पूछा गया कि एब्सिसिक एसिड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। तो 2 स्टेटमेंट्स दे रखी है, 1 बाय 1 देखते हैं। पहली कहती है एब्सिसिक एसिड एपीए इज ए प्लांट हार्मोन। ये प्लांट के अंदर एग्जिस्टेंट कोई हार्मोन होता है। मे बी इट स्टिमुलेट्स द स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स। ये सीड्स को स्प्राउट करना होता है, वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको एक्सपीडाइट करता है, बेसिकली उसको स्टिमुलेट करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, रिसेंटली IISER दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल ने एक स्टडी कंडक्ट करी जिसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में काफ़ी नई नई चीज़ें पता चली जो कि लॉन्ग रन में एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हमें हेल्प कर सकती है। और उसके अंदर ही ABA के बारे में बात करी गई थी। ABA जो है, येस इट इज़ अ प्लांट हार्मोन, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ABA फंक्शंस इन मेनी प्लांट डेवलपमेंटल प्रोसेस जैसे कि सीड बड डोरमेंसी, तो ये जो है स्टिमुलेट नहीं करता है किसी भी तरीके से। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। स्प्राउटिंग ऑफ सीड को रादर ये रोक देता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो यहां पे सीड बड डोरमेंसी जो होता है उसके अलावा ऑर्गन साइज को कंट्रोल करना, साथ में स्टोमेटल क्लोजर करना, ये सब काम भी इसी पर्टिकुलर एब्सिसिक एसिड के द्वारा किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के लिए आपका इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो यही है कि IISER भोपाल की जो स्टडी थी उसके हिसाब से एक प्लांट हार्मोन है, तो आपको पता होना चाहिए, और साथ में स्टिमुलेट नहीं करता है स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स को, रादर की दिस स्टॉप्स देम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या स्टेट कम अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6th शेड्यूल के अंदर कौन कौन से इंडियन स्टेट्स आते हैं। असम दे रखा है नाम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। सोचिए चारों में से कौन कौन आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए देखिए, 2 इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में 4 स्टेट्स आते हैं जिसको हम AMTM कहते हैं। M से मेघालय, T से त्रिपुरा, देन M से मिजोरम। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं ये 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं, और अरुणाचल प्रदेश जो है ये 5th शेड्यूल के अंदर आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ये जो दोनों हैं ये आपके 6th शेड्यूल के अंदर है। एट प्रेजेंट A इज द करेक्ट आंसर। हुआ क्या, अभी रिसेंटली 2 ऑटोनोमस काउंसिल्स जो थी वो रिवाइव करी गई अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और उसके बाद डिमांड ये उठी कि क्यों ना पूरे के पूरे स्टेट को ही हम 6th शेड्यूल के अंदर डाल दें। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा अभी एट प्रेजेंट सिर्फ असम और त्रिपुरा जो हैं वो ही इस शेड्यूल के अंदर है, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो 5th शेड्यूल के अंदर है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। तो 6th शेड्यूल के अंदर कौन कौन सी ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं। मेघालय के अंदर खासी हिल है, यहाँ पे जंतिया है, गारो है, मिजोरम के अंदर चकमा है, देन असम के अंदर दीमा, करबी एंड बोडोलैंड है, त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं जो काम कर रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कन्वेंशन ऑन वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। तो कन्वेंशन ऑन वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर के ऊपर 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 1 बाय 1 देखेंगे कौन सी करेक्ट है। पहली कहती है इट इज नोन एज कन्वेंशन नंबर 187 जो कि 1999 में अडॉप्ट करी गई थी। मे बी सेकंड स्टेटमेंट रिसेंटली किंगडम ऑफ टोंगा हैज गिवन इट्स रेटिफिकेशन। तो किंगडम ऑफ टोंगा ने तरीके से अपना रेटिफिकेशन दे दिया है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है दिस कन्वेंशन हैज यूनिवर्सल रेटिफिकेशन। इस पर्टिकुलर कन्वेंशन का जो रेटिफिकेशन है वो यूनिवर्सल है, मतलब जितने भी इसके मेंबर्स हैं सब ने इसको रेटिफाई किया हुआ है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो ये बात तो सही है कि रिसेंटली जो टोंगा है, किंगडम ऑफ टोंगा, उसने अपना रेटिफिकेशन दिया है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, और इसकी वजह से ही यूनिवर्सल रेटिफिकेशन इसका हो गया, क्योंकि 187 मेंबर्स हैं और 187 का ही इसका रेटिफिकेशन हो गया है। तो 100% रेटिफिकेशन जो है वो अचीव किया जा चुका है। लेकिन कन्वेंशन को 187 नहीं कहते, 187 तो इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। कन्वेंशन इज कॉल्ड द कन्वेंशन नंबर 182 जिसे 1999 में अडॉप्ट किया गया था। इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आंसर हो जाएगा ए। इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली जो चिल्ड्रन है जो डिप्राइव किया जाता है उनको उनकी चाइल्डहुड से वो प्रिवेंट करने की कोशिश करी जाती है, और यहाँ पे 5 से 17 जो है एज को कंसीडर किया जाता है। क्या इंडिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है? यस, 182 की जो ये कन्वेंशन है इसके अंदर इंडिया भी है, और 187 जो टोटल मेंबर्स हैं उसमें इंडिया जो है एक इसके अंदर मेंबर है। और इसके अलावा 1973 का जो मिनिमम एज कन्वेंशन 2017 जो है वो भी इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि किंगडम ऑफ टोंगा के बारे में बात करी गई थी
है, तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ पे लोकेट करता है। क्या ये इंडियन ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो किंगडम ऑफ टोंगा जो है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट के अंदर लोकेट करता है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। सो इट इज़ इन द पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन के अंदर है, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ न्यूजीलैंड ये लोकेट करता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बी। चलिए, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब इसे रिवाइज करेंगे विद इन 2 मिनट्स, मिस नहीं करना है रिवीजन को। तो सबसे पहले NIIO के बारे में हमने देखा था। DAP 20 में इसके बारे में बात करी गई थी। 3 टायर का स्ट्रक्चर है। स्वावलंबन जो है एक कंपेंडियम है, इसको भी लॉन्च किया गया है। 3 टायर के अंदर NTAC है, एक वर्किंग ग्रुप है, और TDAC है जो अलग अलग काम कर रहे हैं इसके अंदर। मालदीव्स के बारे में देखा था, कहाँ पे लोकेट करता है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया के अंदर लोकेट करता है ये। और इसके अलावा ग्रेटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर हम इस कंट्री की हेल्प कर रहे हैं। इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ये फॉल करता है। देन हमने देखा था टैक्सेशन के बारे में, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। इसके अंदर फेसलेस अपील के बारे में देखा था, और इसके 3 बेसिक टेनेंट जो थे, फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील के बारे में आपको ध्यान रखना है। इजराइल के बारे में देखा था। UAE ने अभी डिप्लोमेटिक टाइज जो है स्टार्ट करें। इसके अलावा जॉर्डन, इजिप्ट दोनों ही पहले ही ऐसे जो टाइज हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं। देन हमने UAE की लोकेशन के बारे में देखा था, कौन कौन सी कंट्रीज टच कर रही हैं। ओमान सदर्न डायरेक्शन में और वेस्टर्न डायरेक्शन में सऊदी अरेबिया है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि सार्थक को लेकर था। सार्थक इज द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। OPV की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। OPV का क्या मतलब होता है? चौथा नंबर का जो OPV है वो ये है। टोटल 5 हमने यहाँ पे बनाने के लिए कहा था। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे इंडिजिनसली डिजाइन करके हमारे पास भेजा है। स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन कम्युनिकेशन जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी है वो यूज करी गई है। ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर इसके ऊपर रखा जा सकता है, और 4 स्पीड बोट्स भी इसके अंदर रखी जा सकती हैं। फिर हमने देखा था एब्सिसा एसिड के बारे में। तो एब्सिसिक एसिड के बारे में देखा था, प्लांट का हार्मोन है जो कि स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स को प्रिवेंट करता है। फिर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था। इसके अंदर असम, त्रिपुरा आते हैं। साथ में और 2 कौन सी कंट्रीज है मैंने आपको नाम बताए थे, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अरुणाचल प्रदेश इसके अंदर नहीं है, लेकिन अभी डिमांड्स उठ रही हैं कि पूरे अरुणाचल प्रदेश को इसके अंदर डाल दिया जाए। फिर हमने चाइल्ड लेबर के बारे में देखा था। जो कन्वेंशन थी उसको 182 कन्वेंशन कहते हैं, 1999 में अडॉप्ट करी गई थी। जो रिसेंटली किंगडम ऑफ टोंगा है उसने इसको रेटिफाई किया, और 187 कंट्रीज जो है इसके पार्ट बन गए हैं। 5 से 17 एज कंसिडर करी जाती है इसके अंदर। एंड इसमें चिल्ड्रन जिनको वर्क या लेबर की वजह से डिप्राइव किया जा रहा है उनके लिए काम किया जाता है। किंगडम ऑफ टोंगा की बात करी जाए तो कहाँ पे लोकेट करता है? ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर है ये, और न्यूजीलैंड के नदर्न डायरेक्शन के अंदर है। एक टोंगा ध्यान रखिएगा पैसिफिक ओशन के अंदर ही फॉल करता है। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपने स्कोर किया देन कांग्रेचुलेशंस। 6 से कम स्कोर है अगर आपका, तो आज ही से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, और कल 24 आवर्स के बाद एक बार दोबारा इसे रिवाइज कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे कोई भी आपका डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।